इतनी चीजें आपको पढ़ना है। एक है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, इसी को विपरीतार्थक भी कहते हैं। जाएगी आवाज। एक है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, दूसरा है आपका समानार्थक शब्द, इसी को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तीसरा है आपका अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इससे वाक्यांशों के बदले एक शब्द भी कहते हैं। चौथा है आपका वाक्य शुद्धि या वाक्य शोधन। वाक्य शुद्धि अथवा वाक्य शोधन। पांचवा है आपका वर्तनी शुद्धि। छठा है आपका लोकोक्ति। सातवां है आपका मुहावरे। विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, लोकोक्ति और मुहावरे। उसके बाद विलोम हो गया, समानार्थक हो गया, वाक्य शोधन हो गया, वर्तनी, वाक्यांशों के लिए एक खंड हो गया। मोटे तौर पर इतनी चीजें आपको पढ़नी है। लास्ट में मेरी आवाज आ रही है अंत तक? आपको सुनाई पड़ रहा है? ठीक 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 है। अब देखिए कि इतनी चीजें आपको पढ़नी है हिंदी में। विलोम या विपरीतार्थक शब्द मतलब अपोजिट शब्द। समानार्थक शब्द मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द, उसी को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तीसरा है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मतलब तीसरा है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द। चौथा है वाक्य शुद्धि। ये थोड़ा आपको ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत होगी। यहाँ पर अगर वर्तनी पूछते हैं तो यहाँ भी जागरूक रहने की जरूरत होगी। यहाँ और यहाँ जागरूक रहने की आपको ज्यादा जरूरत होगी। सब पर पहले थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सब पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद किसी एक तरफ से शुरू होंगे। विलोम शब्द क्या है? अपोजिट वर्ड है। तो ऐसा हम मान के नहीं चल सकते कि हमारी परीक्षा में पूछेगा कि आग का विलोम क्या होता
ऐसा हम मान के नहीं चल सकते कि हमारी परीक्षा में पूछेगा कि आकाश का विलोम क्या है। हमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पर जाना होगा। हमसे पूछ सकता है कि शुष्क का विलोम क्या होगा। आप में से कोई बोलिए अगर जानते हैं तो। शुष्क का विलोम होगा आर्द्र और वर्तनी होगी ऐसे। मुख्य बात यह है कि पहले भी आप हिंदी की परीक्षा दे के आए हैं इसमें, लेकिन वह मल्टीपल चॉइस था। यहाँ आपको चॉइस नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा रहेगा कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ लिखा रहेगा निम्नलिखित वाक्यांशों के बदले एक एक शब्द लिखिए। यहाँ लिखा रहेगा कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर इनसे वाक्य बनाइए। ऐसा रहेगा। तो ऐसा रहेगा तो ऑप्शन चुनने में और लेखन में अंतर यह है कि आपको शुद्ध लिखना पड़ेगा। ऑप्शन में तो ऑलरेडी वो शुद्ध लिखा रहता है, आप केवल ऑप्शन को टिक कर देते हैं। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखने में भी आपको जागरूक रहना पड़ेगा कि हम सही वर्तनी में लिख रहे हैं कि नहीं, स्पेलिंग सही लिख रहे हैं कि नहीं। तो जैसे विलोम शब्द है, ये थोड़ा कठिन कलेक्शन हमें करना पड़ेगा। कहना चाहिए कि कठिन नहीं है, कठिन कुछ नहीं होता है। जो हम जानते हैं वो सब आसान होता है, और जो नहीं जानते हैं वही कठिन होता है। तो थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा पिकुलियर चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछता है कि जंगम का विलोम क्या होगा, स्थावर आप लिख रहे हैं, गुड। तो इस तरह से थोड़े अनकॉमन आपसे पूछेंगे, तो जो जहां से जिस सूची से आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कहीं से कर रहे होंगे, लुसेंट से कर रहे होंगे, किसी ग्रामर से कर रहे होंगे, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? नहीं पढ़ रहे तो भी बताइए। नहीं पढ़ रहे तो यहाँ से भी एक सूची आपको दे दी जाएगी संभवतः, और उस सूची को कम से कम आप रीडिंग लगाइएगा। तो रीडिंग लगाना चाहिए आपको। लुसेंट वगैरह का जीके रखते हैं आप लोग? वहां भी होगा इसकी सूची। तो सूची को पढ़ते हुए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि पहली बार सबका रीडिंग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 100 विलोम शब्दों की सूची दी हुई, तो पहली बार एक पेंसिल ले लेंगे, पहली बार हमको सबका रीडिंग लगाना है। तो पहली बार सबका रीडिंग हमने लगाया, तो पढ़ते जा रहे हैं तो हमको पता होता जाएगा कि ये मैं जानता हूं। पता होगा कि नहीं? जहां नया शब्द आया जो आप नहीं जान रहे थे, आप उसको टिक आउट करिए। मेरी बात समझ में आ रही? सपोज आप 10वें नंबर का नहीं जान रहे थे, इसको टिक करिए। तो पूरी सूची में आप जो नहीं जान रहे थे उसको टिक कर लीजिए। अब दोबारा तिबारा पढ़ना हो तो केवल उतने ही को पढ़िए, बाकी को आप जो जानते हैं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपका काम आसान होगा। समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द का मतलब है पर्यायवाची शब्द। तो ये दो तरह से आपसे पूछ सकते हैं। एक सिंपल ये हो सकता है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 5 शब्द दे दिया, कमल, गणेश,
रात, घोड़ा, सूर्य। तो हमने एक एक पर्यायवाची लिख दिया। कमल का एक पर्यायवाची जो हम जानते हैं, सरसिज, अम्भोज, तामरस, जो भी हम जानते हैं। गणेश का एक दंत, लंबोदर, जो भी हम जानते हैं लिख दिया। रात का निशा, रात्रि, जो भी हम जानते हैं लिख दिया। घोड़ा का घोटक, अश्व है, बाजी, जो भी हम जानते हैं लिख दिया। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, जो भी हम जानते हैं हमने लिख दिया। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ, कि अगर प्रासनिक क्वेश्चन सेटर अगर थोड़ा सा आपको उलझाना चाहता है तो कुछ यूनिक कर दे। जैसे आपसे ये नहीं पूछेगा कि आग का पर्यायवाची लिखिए, आपसे ये पूछ सकता है कि कृषाणु का पर्यायवाची लिखिए। यह भी आग का पर्यायवाची, लेकिन उसने शब्द बदल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि पर्यायवाची पढ़ते हुए जो कठिन शब्द हैं वहां आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए, वहां आपका ध्यान रहेगा। आपसे पूछता है कि तामरस का पर्यायवाची लिखिए, कमल का पर्यायवाची। तो थोड़ा सा, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल पूछे कि कमल का पर्यायवाची, और ऐसा भी हो सकता है कि कमल के अन्य नाम देकर और उसका पर्यायवाची लिखने के लिए आपको कहे। तो इस तरह से आपको सूची पर सोचना होगा कि कठिन जो शब्द हैं, जो कठिन पर्यायवाची हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप ये विलोम और समानार्थी शब्द समझ गए। अब तैयारी करेंगे तो सूची से करें। बात समझ गए ना कि क्या करना है। अब है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, या वाक्य खंडों के बदले एक शब्द, या वाक्यांशों के बदले एक शब्द। ये तीन नाम होते हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए, वाक्यांशों के बदले एक शब्द लिखिए, या वाक्य खंडों के बदले एक शब्द। तो जैसे दिया, जो बूढ़ा न हो, उत्तर बोलिए। अजय। अच्छा, जो बाएं हाथ से सधा हुआ, उत्तर बोलिए। इसका उत्तर है सब्यसाची। जो बाएं हाथ से बाण चलाने में निपुण होता है उसको कहते हैं सब्यसाची। तो जो दूसरे के स्थान पर काम करता हो, क्या होगा? जो दूसरे के स्थान पर काम करता हो या दूसरे के स्थान पर भेजा गया हो, प्रतिनिधि होगा। एक जगह से दूसरी जगह हटाया गया, स्थानांतरित होगा। तो इस तरह से इसकी एक लंबी सूची, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
क्या होगा एक शब्द? आसेतु हिमालय, आसेतु हिमालय, हिमालय से लेकर और मतलब वो सेतु बांध रामेश्वर, आसेतु हिमालय। जिस स्त्री ने कभी सूर्य ही नहीं देखा, असूर्यम पश्य, असूर्यम पश्य, कभी सूर्य ही ना देखा हो, असूर्यम पश्य। अब हमारे शास्त्र में शब्द हैं तो ऐसा कहीं ना कहीं घटित होता होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्त्री सूर्य नहीं देखती होगी, लेकिन कुछ तो लॉजिक होगा कि ये शब्द जब चला है तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा। तो इस तरह के कुछ कलेक्शन आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, ये समझ गए कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द क्या है। अब है वाक्य शुद्धि। यह जो है थोड़ा सा टफ है। यहाँ 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 ये तीन ऐसी जगह है जिसमें टीचर की बड़ी भूमिका नहीं। तो फ्रैंक मैं बात कर रहा हूँ, टीचर की भूमिका यही है कि आपको कलेक्शन दे दे या आप कलेक्शन कहीं से जमा कर लीजिए, प्रामाणिक बात एक ही होती है। ये वाक्य शुद्धि जो है एक कंसेप्ट पर आधारित है, एक ग्रामर के नियम से संचालित होता है। अभी इस पर बात करेंगे वाक्य शुद्धि पर, इसको पेंडिंग रखते हैं। अब ये वर्तनी शुद्धि। तो वर्तनी शुद्धि जब भी पूछेगा तो कोई वाक्य हमको दे देगा, कहेगा इस वाक्य में जो गलत शब्द है उसे शुद्ध कर दीजिए, या अशुद्ध वर्तनी देगा। तब हमें कहेगा कि इसे इसका शुद्ध रूप लिखिए। अब जैसे उसने हमको लिख कर जुलूस, तो अभी हमको इसको शुद्ध करना है तो हम लिखेंगे। उसने हमें लिख कर दिया है सन्यासी, इसको शुद्ध करना है तो क्या करेंगे? इस पर अनुस्वार, समझो न्यासी, अनुस्वार भी होता है, आधा न भी होता है। तो इस तरह से वर्तनी शुद्ध करने के लिए अब जो है वाक्य शुद्धि के बाद जो आपका महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है लोकोक्ति और मुहावरा। दोनों में फर्क ये है कि लोकोक्ति और मुहावरे दोनों ही श्रमिक समाज में जन्म लेते हैं। इनको कोई साहित्यकार नहीं बनाता है सोचकर, एकाध बना लेता होगा। लोकोक्ति और मुहावरे जो समाज जितना शारीरिक परिश्रम करेगा उसके भाषा में लोकोक्ति और मुहावरों की संख्या उतनी ज्यादा हो, क्योंकि ये बात पते की होती है लेकिन जिसके द्वारा कही जाती है वो बहुत ही सामान्य व्यक्ति होता है। तो इतनी विलक्षण बातें कैसे निकल जाती, जैसे एक मुहावरा कोई बोली अचानक, छाती पर मूंग डाल। अब देखिए, बहुत अच्छा बोला, ठीक है। देखिए, अब छाती पर मूंग डालना, इसको देखिए, इसका फ्रेमिंग भाषा का, के
इसको कहने से ही पता चल रहा है कि बहुत इंटेलेक्चुअल के द्वारा ये शब्दावली नहीं आई है। ये शब्दावली अचानक आई है, किसी के मुंह से निकली है। क्यों निकलती है? अब देखिए, गांव समाज से जिनका ताल्लुक होगा वो मुहावरे लोकोक्ति को ज्यादा अच्छी तरह से ज्यादा जल्दी समझेंगे। होता क्या है कि गांव समाज में बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो सामूहिक तौर पर करने होते थे, जैसे ठाठ चढ़ाना, जैसे पानी पटाने वाले मशीन को पहले भारी भरकम होता था, उसको खींचकर खेत तक ले जाना, खेत से उसको फिर दरवाजे तक लाना, इसलिए कि कोई उसका पार्ट्स नहीं खोले। तो वहां बहुत सारे लोग 10, 20, 25, 30 लोगों की जरूरत होती थी। लोग शरबत चाय पिलाकर लोगों को निमंत्रित करते थे, शरबत चाय पिलाते थे, उसके बाद ठाठ चढ़ाते। तो अब मान लीजिए कि 5 बार का परिश्रम हुआ और भारी चार है, भारी ठाठ है, नहीं चल रहा। आजकल जैसी मशीनें नहीं थी, अभी तो देख रहे हैं सामने की कहीं बनाता है और कहीं से लाता है और एक बार ऊपर से पुल के ऊपर से उसका स्लैब बैठाता चला जाता है। उस समय ये सारे काम समूह में होते थे, तो समूह में होते थे, तो अब नहीं हो रहा है काम। अब सब डिप्रेशन में आ गया, छोड़ो नहीं होने वाला, और लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब इसी बीच में कोई यूनिक कैरेक्टर होगा, वैसा ही यूनिक कैरेक्टर हर समाज में होता है। एक बार उसने कह दिया जोर लगा के हैसा, तो एक बार जो है ऐसा पहले नहीं सुना था। सुना तो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट हुआ तो एक नया जोश आया और हंसते खिलखिलाते हुए हमने वह काम कर दिया। इसीलिए आप देखिएगा कि मुहावरे जितने हैं उनमें से शरीर के अंगों पर बहुत बने हुए, आंख पर, नाक पर, कान पर, मुंह पर, दांत पर दांत निपोरना, दांत पीसना, नाक कटाना, नाक नीचे कर देना, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देना, सिर पर सवार होना, सिर खाना, गर्दन पर सवार होना। तो कमर टूटना, कमर कसना, ये जो हमारे शरीर के अंगों पर जो मुहावरे विकसित हुए हैं वो इसलिए कि श्रमिक समाज शरीर का संचालन ज्यादा करता है। अब आपका प्रश्न है कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है? तो मुहावरा जो है वह वाक्य का खंड नहीं है, दोनों का जन्म एक ही, स्रोत एक ही है, सोर्स एक है, दोनों ही श्रमिक समाज में। लेकिन मुहावरा जो है वाक्य का खंड नहीं है, और लोको मतलब मुहावरा एक पूरा अर्थ नहीं देता है, लाक्षणिक अर्थ देता है। लोकोक्ति एक पूरा अर्थ देती है, वह भी लाक्षणिक अर्थ ही दे। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़, इसको मुहावरा नहीं कहेंगे, इसको लोकोक्ति कहेंगे। यह भी लोक में ही इसका जन्म हुआ है। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, पानी में मछली, नौनो कुटिया बखरा। फिर लबड़ो बेलतर जई है। बीपीएससी का क्वेश्चन है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। पब्लिक सर्विस कमीशन ये 800 शब्दों में निबंध लिखवाता है। इस पर पूछ चुका है, पानी में मछली, नौनो कुटिया बखरा। इस तरह के लोकोक्तियों पर निबंध पूछता है, 800 शब्दों का निबंध पूछता है। तो अब है मुहावरे लोकोक्ति से आपको डेफिनेटली वाक्य बनाने के लिए 2 चरण होंगे उसमें।
कहेगा कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए और इनसे वाक्य। तो पहली तो समझ आपकी ये होनी चाहिए कि मुहावरे का अर्थ आप जरूर लिख दीजिए, लेकिन वाक्य जब भी बनेगा मुहावरे से बनेगा। अर्थ से भूल कर भी वाक्य आपको नहीं बनाना है। पहला कंसेप्ट ये है। जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो अर्थ लिख देंगे अलग रहना, लेकिन अब अलग रहना से वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य बनेगा अपनी खिचड़ी अलग पकाने से। अब एक वाक्य बनाते हैं कि मोहन अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। हमें लगेगा कि हमने वाक्य बना दिया है, लेकिन ये वाक्य किसी काम का नहीं। मुहावरे और लोकोक्ति से जितने भी वाक्य आप बनाएंगे बड़े वाक्य बनाएंगे। लेकिन निर्णय नहीं है कि छोटा वाक्य बनाना। जब तक आप बड़े वाक्य नहीं बनाएंगे तब तक एक से उस कथन का समर्थन करना है और दूसरे से अर्थ खोलना है। जैसे अगर इसी को इतना कह दे केवल कि नौकरी लगते ही मोहन अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगा है, तो ये नौकरी लगते ही जो शर्त है ये इस अर्थ को स्पष्ट कर दिया कि नौकरी लगने के बाद वह घर से अलग। ये बहुत जरूरी। उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना, विपरीत काम करना। तो अब ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि रमेश हमेशा उल्टी गंगा बहाता है, इससे अंक आपको नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि पूरब जाओ तो वह हमेशा पश्चिम जाता है, इसकी तो आदत ही है उल्टी गंगा बहाने। तो अब ये वाक्य आपका स्पष्ट हो गया। जैसे ऐसे वाक्य बनाना है मुहावरों से, लॉजिकल बनाना है कि उसका अर्थ खुल जाए। सिंपल वाक्य नहीं बनाना है। सिंपल बनाएंगे तो अर्थ उसका खुलेगा ही। लोकोक्तियों से जो वाक्य बनाते हैं वो और बड़े हो जाते हैं। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़, तो अर्थ लिखेंगे काम न जानना बहाना कर। काम न जानना और बहाना कर। अब इससे वाक्य बनाना है नाच न जाने आंगन टेढ़। कैसे बनाइएगा? बहू को जब भी दाल बनाने के लिए कहो जला देती है और टोकने पर कुछ न कुछ ऐब निकालती है। इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन। और भी तरह के वाक्य आप बना सकते हैं, लेकिन बड़े वाक्य बनाइए। पहले आपको ये बता दे, घर का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध। नजदीक के गुणी आदमी को कम महत्व देना, बाहर के व्यक्ति को अधिक महत्व देना। अब कैसे वाक्य बनाएंगे? कैसी विडंबना है। सावित्री का बड़ा भाई ही गणित का विशेषज्ञ है, लेकिन कोई सवाल पूछ ले वह 5 किलोमीटर चलकर
अपने शिक्षक के पास जाती है। इसी को कहते हैं घर का जोगी जोगरा, आन गांव का सिद्ध। मतलब ये काम उसका घर में ही हो जाता, लेकिन उसे महत्वहीन समझने के कारण वो दूर जाती। तो इस तरह से लोकोक्ति के वाक्य और बड़े बने। अधजल गगरी छलकत जाए। कम ज्ञानी आदमी ज्यादा दिखावा करता है। तो पंडित जी का बेटा 4 अक्षर क्या पढ़ लिया, बिना अवसर प्रयोजन के संस्कृत के मंत्र ही बोलता रहता है। इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ऐसे बड़े बड़े वाक्य बनाकर आपको अपनी बात को स्पष्ट करना होगा। परीक्षा की मानसिकता में ये होता है कि हम जल्दी में रहते हैं, तो जल्दी में रहते हैं तो उसमें आप मतलब कैसे भी उसको पूरा करना चाहते हैं टारगेट। ऐसा नहीं कीजिएगा। मुहावरे से और लोकोक्ति से वाक्य बनाते हुए थोड़ा सोचिएगा और सोचकर आपको कुछ, मैं देखता हूं कि कुछ संग्रह आपको जल्दी दिलवा दिया जाए, टाइम भी नहीं है आपके पास, तो उस तरह से आप उसको थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंसली लॉजिकली उसको डील करिएगा, तो डेफिनेटली बड़ा काम नहीं है, आप कर सकेंगे। क्या है तो कैसे लिखते हैं? जैसे वो जो है सीधी सी बात है कि जैसे मैं लोकोक्ति का उदाहरण देता हूं। अब 20 अंक है ना, तो अगर 5 चीजों को टच करता है तो 4-4 अंक के देगा। इनमें से 4 चीजों को टच करता है तो 5-5 अंक के देगा। यही संभावना है इसकी कि या तो 5-5 अंक के दे या 4-4 अंक के। इसमें 2 चीज तो पक्का है कि पूछेगा ही पूछेगा, मुहावरा, लोकोक्ति और वाक्य शुद्धि। ये कभी वो नहीं छोड़ेगा, ये पूछेगा ही पूछेगा। अब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, और मुझे लगता है यह भी पूछेगा। अब विपरीतार्थक और पर्यायवाची और वर्तनी शुद्धि, उसमें से कोई एक पूछेगा। लेकिन मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्य शुद्धि और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये डेफिनेट पूछेगा। वाक्य शुद्धि और मुहावरा, लोकोक्ति तो पूछना ही पूछना है, उसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसलिए इन दोनों चीजों की तैयारी आपको ज्यादा अच्छी तरह से करनी चाहिए। अब यह वाक्य जो शोधन है, पहले जो डिफिकल्टी लेवल की चीज है उसी पर मैं बात करता हूँ। ये वाक्य शुद्धि जो है, इस पर कई तरह से ध्यान देने की जरूरत होती है। दरअसल हिंदी व्याकरण में अन्वय के मतलब वाक्य कैसे शुद्ध होगा, इसके 20 से 21 नियम है, जो कि ये 4 दिनों में कर लेना संभव नहीं है।
और 4 महीने में भी करेंगे और रिवीजन नहीं लेंगे तो फिर वो हमें भूलेगा। मतलब वो हमेशा रिवीजन करेंगे तभी वो हमें याद रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता है। तो कौन सा वो रास्ता है जिससे कि हम इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं, कंफर्टेबल कर सकते हैं आपके लिए? तो सरल से कठिन की ओर चलते हैं। पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो है प्राण, होश, ये लिखिएगा, होश, दाम, दांत, आंसू, हस्ताक्षर। प्राण, होश, दाम, दांत, आंसू, हस्ताक्षर, बाण। ये सब सदैव बहुवचन और पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए, प्राण, मेरे प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, ये कभी भी एक वचन में इसका प्रयोग नहीं होगा। कि जहां भी आपको वाक्य में दिख जाए तो इसकी क्रिया को बहुवचन और पुल्लिंग कर देना। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तुम्हारे प्राण सुरक्षित हैं, उसके प्राण बच गए। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा उसका प्राण बच गया। बात समझ में आ गई? ये प्राण शब्द जहां देखेंगे तो इसकी क्रिया को बहुवचन और पुल्लिंग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कि होश, मेरे होश उड़ गए, उसके होश उड़ गए, लोगों के होश उड़ गए। ये उड़ गया, होश उड़ गया, उड़ गई, ऐसा कोई प्रयोग होगा ही नहीं। किसी भी लिंग, किसी भी वचन के लोग लिखे, उनको लिखना है होश उड़ गए। उसके बाद दाम, किताब के कितने दाम हैं? मोबाइल के कितने दाम हैं? मोबाइल का कितना दाम है, ऐसा प्रयोग करना गलत।
दांत, उसके दांत चमकीले। बच्चे के दांत सड़ गए। अब पर्टिकुलर वन का प्रयोग करना है तो कहना पड़ेगा उसका एक दांत सड़ गया है, उसका एक दांत चमकीला है। केवल दांत शब्द है तो उसके दांत चमकीले हैं। उसके दांत सड़ गए, उसके दांत उखड़ गए, ऐसा ही प्रयोग होगा, एक वचन में प्रयोग नहीं होगा। आंसू, मेरे आंसू निकल पड़े। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर श्री राम के आंसू निकल पड़े। उसके बाद क्या है? हस्ताक्षर। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। शिक्षक ने हस्ताक्षर कर दिए, छात्रा ने हस्ताक्षर कर दिए, छात्र ने हस्ताक्षर कर दिए, उसने हस्ताक्षर कर दिए, सबने हस्ताक्षर कर दिए। ऐसा ही प्रयोग होगा। छात्रा ने हस्ताक्षर कर दिया या कर दी, ऐसा प्रयोग नहीं होगा। शिक्षिका ने हस्ताक्षर कर दिए, छात्रा ने हस्ताक्षर कर दिए, छात्र ने हस्ताक्षर कर दिए, लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए, सबने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर के साथ कर दिए, बहुवचन ही होगा, पुल्लिंग ही। उसके बाद बाल, उसके बाल पक गए, उसके बाल झड़ गए। ठीक है, अच्छा, इसको मिटाएं। एक बहुत कॉमन चीज है जो बहुत बार पूछ चुका है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ये अनेक अपने आप में बहुवचन है। अनेकों कभी नहीं होता है, एक का बहुवचन है अनेक। जब अनेक बहुवचन बन ही गया तो अनेकों का कहीं कोई स्कोप नहीं। जहां भी अनेकों दिखेगा वाक्य में, वहां उसको क्या कर देना है? अनेक। ठीक है, देखिए दुनिया, धरती, पृथ्वी,
आकाश, ये सब हमेशा एक वचन रहे। दुनिया एक है, धरती भी एक है, पृथ्वी उसी का पर्यायवाची एक है, आकाश एक है। आकाश नीला है, धरती बड़ी है, दुनिया बड़ी है। इसका कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं। ये तो स्त्रीलिंग ही है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। आकाश नीला है। ठीक है, अब देखिए इनके अलावे जो है वाक्य शोधन करते हुए 4 तरह से ध्यान देना चाहिए। ने चिन्ह के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए कि सही हुआ है कि नहीं। दूसरा है कि उसको कहेंगे कर्ता, कर्म, क्रिया आदि के क्रम पर ध्यान रखना चाहिए। तीसरा क्या है कि शब्दों की पुनरावृत्ति पर ध्यान रखना चाहिए। चौथा क्या है, शिष्टाचार पर ध्यान रखना चाहिए। उन अशुद्धियों के अलावे ने चिन्ह के प्रयोग से ने चिन्ह पर आधारित पक्का कोई न कोई प्रश्न पूछते हैं। अब इसमें नियम तो बहुत हैं। पहले तो ये है कि ने चिन्ह जो है वर्तमान काल में और भविष्यत काल में इसका प्रयोग कभी नहीं होता है। वर्तमान काल के किसी भी वाक्य में इसका प्रयोग नहीं होता है और भविष्यत काल के किसी भी वाक्य में इसका प्रयोग नहीं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा होगा, वह खा रहा होगा, ये सब वर्तमान काल के वाक्य हैं। इसमें ने चिन्ह नहीं। वो पढ़ेगा, वह खाएगा, इसमें कभी नहीं। भूतकाल में भी अकर्मक क्रियाओं के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए यह उसने खाया और ये है वह आया। ये सामान्य भूत का वाक्य है।
खाना क्रिया के साथ ने चिन्ह आ गया, आना क्रिया के साथ ने चिन्ह नहीं है, इसलिए कि ये क्रिया सकर्मक है और वो क्रिया कर्मक है। अब देखिए, उसने खाया है, लेकिन यहां वह होगा वह आया है। उसने खाया होगा, वह आया होगा। मतलब भूतकाल में क्रिया जब अकर्मक हो तो ने चिन्ह नहीं आएगा, और क्रिया सकर्मक हो तो ने चिन्ह अवश्य आएगा। एक केवल अपूर्ण भूत में नहीं आएगा। वह खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। बाकी जो भूतकाल है, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, उसने खाया था, उसने खाया है, उसने खाया होगा, उसने खाया, बाकी भूतकाल जो है सब में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। ने चिन्ह हिंदी में बहुत पावरफुल है, इससे और भी नियम है। देखिए, आप कम से कम 2 नियम लिखिए। दो को ध्यान में रखिएगा तो बहुत शॉर्ट आउट हो जाए। पहला, यदि वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह आया हो तो क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार न होकर कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। जैसे सीता ने ताजमहल देखा, सावित्री ने गीत गाया, रागिनी ने भात खाया। गीत गाया, हाँ बोलिए।
यही तो ये क्या कह रहा है नियम, वही समझना है। क्या कह रहा है कि वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह आया तो क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार नहीं हो, कर्म के लिंग वचन के अनुसार। तो यहाँ तीनों स्त्रीलिंग करता है, तीनों कर्ता स्त्रीलिंग है, अन्य चिन्ह आया हुआ है। ये कर्म ताजमहल पुल्लिंग है, इसलिए सीता ने ताजमहल देखा, स्त्रियों ने ताजमहल देखा, लड़कियों ने ताजमहल देखा, पुरुषों ने ताजमहल देखा, राम ने ताजमहल देखा, सोहन ने ताजमहल देखा। तो सोहन राम के समय तो ये पता नहीं चल रहा है हमको कि उसका तो पुल्लिंग है ही, वह उससे नहीं पकड़ा रहा है। उसका कारण सोहन राम आदि नहीं, उसका कारण है ये ने चिन्ह। ने चिन्ह के आने से क्रिया का जो लिंग वचन होगा वो केवल कर्म के अनुसार होगा। सीता ने भात खाया, लड़कियों ने भात खाया, स्त्रियों ने भात खाया, पुरुषों ने भात खाया, महिलाओं ने भात खाया, लड़कों ने भात खाया, ये सब पर लागू होगा। लेकिन पुरुषों जब पुल्लिंग कर्ता रखेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा इस नियम का। स्त्रीलिंग जैसे अध्यापिका ने छात्रों को तो पढ़ाया, पढ़ाई नहीं होगा, तो वहां एक दूसरा रूल काम कर रहा, अभी उस पर मैं आ रहा, ये समझ में आया। अगर वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह आया हुआ हो तो क्रिया का जो लिंग और वचन होगा वो कर्ता के अनुसार न होगा, वो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार। अब दूसरा एक नियम है तो बहुत इससे, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है और जिससे आप कम से कम भव सागर पार लग जाए, हम लोगों की समस्या है कि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते, पहले से खोद कर रखते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। मैं भी आपकी समस्या को समझ रहा हूं, तो मैं उन जटिल चीजों में आपको नहीं उलझा रहा हूं, क्योंकि जटिलता में जाएंगे तो आप इतने भी परेशान हो जाएंगे कि परीक्षा ही 4 दिन में गड़बड़ा जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, आपको ऐसी चीजें देना है जो रामबाण टाइप का हो, तत्काल जो है तत्काल वो लाभ दे, उस तरह का, मतलब रिलैक्सेशन देने वाली दवा होती है ना, पेन किलर टाइप, उस टाइप की दवा अभी चलेगी डेप्थ में। देखिए एक दूसरा नियम लिखिए आप, यदि वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह और कर्म का को चिन्ह आया हो, ठीक है बहुत। यदि वाक्य में कर्ता का, यहाँ का छुटी, यदि वाक्य में कर्ता का ने चिन्ह और कर्म का को चिन्ह दोनों ही आया हो, दोनों ही आया हो, तो उस वाक्य की क्रिया, तो उस वाक्य की क्रिया उस वाक्य की क्रिया
सदैव एक वचन और पुल्लिंग हो। जैसे अध्यापिका ने छात्रों को पढ़ाया। शिक्षिका ने सभी उग्र शिक्षकों को समझाया। लड़की ने लड़कों को तो पीटा। ने और को एक साथ अगर आ जाए तो क्रिया एक वचन होगी और पुल्लिंग ही होगी। जैसे बकरी ने बाघ को तो खाया। हम लग देते हैं बाघ ने बकरी को खाया। तो वो क्रिया अब बाघ ने बकरियों को तो भी खाया। मतलब ने और को जब दोनों चिन्ह एक साथ आए हो तो क्या होगा? क्रिया एक वचन और पुल्लिंग। अब इसमें जो है थोड़ी सी बात अभी 8:15 हो गया। आपको भी मैं देख रहा हूं कि आप में से सबके शेड्यूल्स होते हैं, मेरे भी है। अब मैं घर ही जाऊंगा यदि। अब देखिए यहाँ जो है कल जब हम लोग आएंगे तो एक कर्ता कर्म क्रिया का क्या क्रम रहना चाहिए। जैसे देखिए छोटी छोटी बात है, एकदम छोटे से वाक्य से आपका कंसेप्ट। जैसे नदी में नाव चल रही, ऐसा हम लोग बोलते हैं भी है, लिखते भी। ऐसा बोलते भी है, लिखते भी। लग रहा है ये वाक्य बिल्कुल 125% शुद्ध है। लेकिन देखिए कर्ता यहाँ है तो इसको यहाँ लाना है। नाव नदी में चल रही। इतने छोटी छोटी चीजों में भी आपको उलझा सकते हैं। हिंदी में पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा, उसके बाद अन्य कारक आएंगे, तब क्रिया है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपको गुटखा टाइप, वो गुटखा मतलब खाने वाला नहीं, गुटखा मतलब रामचरितमानस इतना भास्ट है ना, और उसका छोटा रूप जो होता है उसको कहलाता है गुटखा। महाभारत या गीता इतनी बड़ी पुस्तक है ना, और उसको छोटा टाइप में कहते हैं, डालते हैं तो उसको कहते हैं गुटखा प्रति। तो गुटखा टाइप का प्रति आपको दे देंगे, रट्टा मार जाना है। नहीं आज नहीं, अब वो प्रिंट होगा तब ना। कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपको। ठीक है। 4 बजे